हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट्स बैकबेंचर्स एकेडमी। आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो थ्योरेटिकल पोर्शन रहेगा। टॉपिक है बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट्स। ये आपका पहला टॉपिक आता है आपके एग्जामिनेशन सिलेबस में जो है कंप्यूटर का। तो पहला हमारा जस्ट इंट्रोडक्शन था इससे पहले वाले टॉपिक्स। ये थ्योरी क्लास रहेगी, ऑब्जेक्टिव हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो टॉपिक्स मैं डिस्कस करने वाली हूँ आज के सेशन में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे। पहला टॉपिक है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, सेकंड टॉपिक हमारा रहेगा कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर एंड थर्ड वाला टॉपिक जो हमारा रहेगा दैट विल बी द टाइप्स ऑफ मेमोरी। ये सारे टॉपिक्स हम इसमें वन बाय वन डीपली एक्सप्लेन करेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि बहुत ईजी लैंग्वेज में करूँ स्टार्ट इसको। तो चलिए लेट अस स्टार्ट। तो चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा फर्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो वैसे तो कई सारी एप्लीकेशंस हैं, कुछ फ्यू हम डिस्कस करेंगे। पहला है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी पर्सन के लिए। तो ट्रेन करने के लिए हमारे कंप्यूटर्स बहुत यूज़ होते हैं। पायलट्स की बात करेंगे, डायरेक्ट तो नहीं, पायलट्स को ट्रेनिंग करने के लिए डायरेक्टली हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन्स तो नहीं दे देंगे। उसके लिए कंप्यूटराइज्ड कॉकपिट रियल एरोप्लेन्स की तरह बनाया जाता है जहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी जाती है। बेनिफिट उससे एक तो ये रिलैक्स फील करते हैं और उनको ज़्यादा रिस्क भी नहीं होता है। ये डायग्राम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसा एटमॉस्फेयर बनाया है, जैसे रियल फीलिंग आ रही है। ऐसे जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जो मून पे जाते हैं तो उनको डायरेक्टली मून पे नहीं भेजा जाता, जस्ट उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है। कंप्यूटराइज्ड मून टाइप एटमॉस्फेयर बनाया जाता है, आप डायग्राम से देख सकते हैं। तो ऐसे जाके आराम से वो फिर मून पे जा सकते हैं। इसकी सेकेंड इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो है दैट इज़ एग्रीकल्चर। हमारे एग्रीकल्चर में भी आज कंप्यूटर बहुत ज़रूरत होता है, बिलिंग के लिए, क्रॉप की इंफॉर्मेशन के लिए, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करने के लिए। आज तो लेजर या कॉपीज़ तो कोई यूज़ नहीं करता, कंप्यूटर इज़ मस्ट। कैटल रेंचर्स जो हैं, जो कैटल्स के साथ डील करते हैं, उनको भी अपना रिकॉर्ड रखना होता है परफॉर्मेंस के लिए, स्टॉक ब्रीडिंग के लिए। तो वो उसके लिए भी आजकल क्या यूज़ करते हैं, कंप्यूटर्स ही यूज़ करते हैं। अदर एप्लीकेशन जो है वो है 3D एनिमेशंस। तो आज अगर 3D कार्टून्स, फिल्म्स, मूवीज सब कुछ 3D ऐसा बनाया है, ऐसा लग रहा होता है इंसान को जैसे रियल वर्ल्ड में है। तो ये और अच्छे से समझने के लिए आपके लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया हुआ है, आप ये वीडियो देख लीजिए। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 3D एनिमेशंस कैसी हैं। वैसे तो बहुत मूवीज़, कार्टून्स देखते हैं, उससे तो अंदाज़ा हो गया होगा, लेकिन ये देखिए जस्ट ऐसा लग रहा है जैसे अभी स्क्रीन से बाहर आएगा ये सब कुछ। ये जस्ट एक 3D, इसको बोलते हैं 3D एनिमेशंस। ये भी किसका कमाल है, हमारे कंप्यूटर्स का। अदर इम्पॉर्टेंट जो हमारी एप्लीकेशन है कंप्यूटर की दैट इज़ रिटेलिंग। ये देखिए जो मैं ये बना रही हूँ, कॉपीज़, नोटबुक्स, चिप्स, हर चीज़ पे ये बना होता है। इसको बोलते हैं ज़ेब्रा स्ट्रिप्ड बारकोड। ये ज़ेब्रा स्ट्रिप्ड बारकोड बोलते हैं क्योंकि ब्लैक एंड वाइट जैसे ज़ेब्रा की लाइंस होती हैं वैसे। तो ये क्यों यूज़ करते हैं, इसके यूजेस तो हमें पता ही हैं। ग्रोसरी स्टोर्स में जाओ, किसी भी बड़े शॉप पे जाओ, तो वहाँ कंप्यूटर स्कैनर्स होते हैं, वो इसको स्कैन करते हैं, एक बीप आवाज़ आती है और ये जस्ट हमें प्राइस बोल देता है। तो उसको आसान हो जाता है प्राइस को चेक करना, कैलकुलेट करना। अनदर इम्पॉर्टेंट POS, इस सिस्टम सारे को बोलते हैं पॉइंट ऑफ स्केल। तो ये ऑब्जेक्टिव आपका बन सकता है, फुल फॉर्म ऑफ POS या ज़ेब्रा स्ट्रिप्ड क्या है, ये सब। अनदर इम्पॉर्टेंट काम जो है कंप्यूटर्स का वो हेल्थ एंड मेडिसिन में है। तो हेल्थ एंड मेडिसिन में सब लोग जानते हैं कि हमारे हॉस्पिटल्स में कंप्यूटर कितना इम्पॉर्टेंट है। पहला, अगर हमें क्रॉस सेक्शनल व्यू अपनी बॉडी का देखना है, किसी भी पेशेंट की बॉडी का, उसके लिए ज़रूरत कौन है, हमारे कंप्यूटर ज़रूरत है। CT स्कैन वगैरह करते हैं, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड्स। अब डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए, किसी को पेट में दर्द है, किडनी में दर्द है, हार्ट में, तो उसके लिए हम डायरेक्टली डायग्नोज नहीं कर सकते। सो किडनी में स्टोन है या सिस्ट है, उसके लिए हमें अल्ट्रासाउंड करने पड़ते हैं। और अगर आपने देखा होगा अल्ट्रासाउंड जब करते हैं तो साथ में कंप्यूटर होता है। सेकंड, रिकॉर्ड ऑफ अपॉइंटमेंट्स, तमाम अपॉइंटमेंट के रिकॉर्ड, डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट्स, उनकी शेड्यूलिंग फॉर सर्जरीज, कब सर्जरी होनी है, ये सारी चीज़ें। तो इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा कंप्यूटर। पुराने ज़माने में तो नोटबुक्स वगैरह का यूज़ होता था, लेकिन आज वो सब नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि डेटा तो बहुत ज़्यादा है, नोटबुक्स को मैनेज नहीं कर सकते। तो कुछ डेटा डिलीट करना पड़ता है, कुछ अपडेट करना पड़ता है, उसके लिए बहुत आसान होता है हमारा कंप्यूटर।
सिनेमास, स्कूल्स, पब्लिक लाइब्रेरीज, गरज दुनिया के हर कोने में जस्ट हम अपने कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं। ये कुछ चंद एप्लीकेशंस थी जो एप्लीकेशन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अनदर इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर के कितने कंपोनेंट्स हैं, आई विल ट्राई कि मैं इनको बहुत ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँ। तो इसका देखिए आप स्ट्रक्चर पहले ही, इसमें सीपीयू आता है, हमारा इनपुट डिवाइसेस आता है, मेमोरी आता है, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, ये सारा बिट बाय बिट हम एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको और आसान हो जाए अगले टॉपिक्स में। तो पहला पार्ट आता है इनपुट, ये पहला कंपोनेंट है। ये किसके लिए यूज़ होता है, डेटा और इंस्ट्रक्शंस को सेंड करने के लिए। ये डेटा इंस्ट्रक्शन सीपीयू को सेंड करता है, वहाँ पे इनकी प्रोसेसिंग होती है जस्ट लाइक एन ह्यूमन ब्रेन। तो इसके बाद वो डिवाइसेस जो हमें मदद करते हैं इनपुट के लिए, डेटा को सेंड करने के लिए, उन डिवाइसेस को हम कौन से डिवाइसेस बोलते हैं, इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस अब बहुत सारे हैं जिससे हम डेटा दे सकते हैं, लाइक माउस है हमारे पास, कीबोर्ड है हमारे पास, जॉयस्टिक्स है हमारे पास। अब आपका क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम तो माउस कीबोर्ड हमेशा यूज़ नहीं करते, हम तो टच स्क्रीन्स हम तो अपने फिंगर से चलाते हैं अपनी फोन्स, वो क्या है, उनको हम टच स्क्रीन्स बोलते हैं। दैट इज डिटेक्टिंग मूवमेंट्स, वो हमारी मूवमेंट्स को, फिंगर को सेंस करते हैं और अकॉर्डिंग टू दैट सेंसेशन वो फिर काम करते हैं। तो ये है हमारा पहला कंपोनेंट इनपुट। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है डेटा और इन्फॉर्मेशन। डेटा और इन्फॉर्मेशन क्या है, डेटा होता है रॉ मटेरियल, इन्फॉर्मेशन होता है पूरे यूजफुल मटेरियल। डेटा से कुछ खास चीज़ें समझ नहीं आती, जैसे दिस टू इज, तो कुछ समझ नहीं आ रहा, अगर मैं लिखूंगी दिस इज ए बॉय, ये पूरी यूजफुल इन्फॉर्मेशन है। तो जो पूरी समझ में ना आए दैट इज डेटा, जो पूरा इन्फॉर्मेशन समझ में आए दैट इज इन्फॉर्मेशन। ये है हमारा लेबल्ड आर्किटेक्चर ऑफ कीबोर्ड। हमारा कीबोर्ड कैसा होता है, इसमें टैब कीज होते हैं, कैप्स लॉक, शिफ्ट, कंट्रोल, आल्ट, स्पेस बार कीज हैं। तो सेकंड हमारे पास डिलीट कीज़ हैं, फॉरवर्ड स्लैश है, पेज अप डाउन है, एरो कीज़ हैं, शिफ्ट की, ब्रैकेट्स, लेस देन, ग्रेटर देन साइंस हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सेकंड हमारा माउस है, तो माउस के भी हमारे अलग अलग पार्ट्स हैं। इसका पहला पार्ट राइट बटन है हमारा, लेफ्ट बटन है, वायर है, स्क्रॉल व्हील है, बॉडी है। ये जस्ट आपको अंडरस्टैंड करने के लिए ये डायग्राम छोटी सी बनाई है। इसका सेकंड कंपोनेंट जो है वो है सीपीयू, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट, जैसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। जैसे हमारा दिमाग, ह्यूमन बॉडी दिमाग के बिना इनकम्प्लीट है, सेम इसी तरह कंप्यूटर सीपीयू के बिना इनकम्प्लीट है। काम क्या है सीपीयू का, ये डेटा को प्रोसेस करता है और इंफॉर्मेशन बनाता है। डेटा तो हमें समझ में नहीं आएगा, टू इज द, कुछ समझ में नहीं आया, दिस इज अ बॉय पूरा समझ आया, ये कौन प्रोसेस करता है, हमारा सीपीयू। सेकंड, जो भी प्रोग्राम्स या जो भी एप्लीकेशंस कंप्यूटर पे रन हो रहे होते हैं, वो सारा किसकी वजह से होता है, हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की ही वजह से होता है। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो इंस्ट्रक्शंस हमारी एग्जीक्यूट होती है ना सीपीयू में, वो सब एक रिपीटेड फॉर्म में होती हैं और उसको हम बोलते हैं मशीन साइकिल। द इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूटेड बाय सीपीयू आर इन रिपीटेशन विच आर कॉल्ड एज द मशीन साइकिल। अब मशीन साइकिल की अगर हम बात करेंगे तो मशीन साइकिल के कुछ स्टेप्स हैं। इसके इंपॉर्टेंट 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, द कंट्रोल यूनिट फेच एन इंस्ट्रक्शन, पहले ही इंस्ट्रक्शन को फेच किया जाता है मेमोरी से। दूसरा, कंट्रोल यूनिट डिकोड्स द इंस्ट्रक्शन, ये कुछ इनकोडेड फॉर्म में होगा, इसको डिकोड करता है कंट्रोल यूनिट। थर्ड, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, फिर इसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। और लास्ट पे ये डेटा रिजल्ट स्टोर कहाँ पे हो जाएगा, हमारे मेमोरी में। ये है हमारे 4 स्टेप्स, इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो मशीन साइकिल में आते हैं। आपका एग्जाम में इससे भी कोई ऑब्जेक्टिव आ सकता है। और ये डायग्राम है सीपीयू की, कि सीपीयू लगता कैसे है। अब हमारा अनदर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो थर्ड वाला कंपोनेंट है दैट इज़ मेमोरी। थोड़ा सा वास्ट है, इसमें कुछ टाइप्स हम मेमोरी के देखेंगे, कुछ डीप देखेंगे, तो ये टॉपिक यहीं कवर करेंगे हम। अब मेमोरी का काम क्या है, ये डेटा को होल्ड करता है और प्रोग्राम्स को, लेकिन जस्ट टेम्पररी। परमानेंट मेमोरी जो है वो डेटा और इन्फॉर्मेशन को, प्रोग्राम्स को परमानेंटली स्टोर नहीं करती। तो परमानेंट कौन स्टोर करता है, क्वेश्चन उठता है ना। परमानेंट स्टोर करता है डेटा को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, ये भी हम पढ़ेंगे। तो ये करता है हमारा मेमोरी। अब सेकंड हमारा है कि मेमोरी जो है, सबसे पहले डेटा जब हमें इनपुट होता है उसके बाद पहली प्लेस मेमोरी ही होती है जहां वो स्टोर होता है। तो ये भी आ सकता है, विच आर द फॉलोइंग इज द फर्स्ट प्लेस वाई डेटा इज इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड आफ्टर बीइंग इनपुट। तो पहले इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, हमारा मेमोरी रहेगा। तो इसके बेसिस पे आपको ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। सेकेंड हमारे पास इंपॉर्टेंट, अब मेमोरी को मेजर कैसे करते हैं, है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
तो जैसे जैसे हर चीज़ का मेजरमेंट है, दूध को लीटर्स में, बनानास को डजन्स में, सेम मेमोरी को भी मेजर करते हैं बाइट्स में या मेगाबाइट्स में। तो इसको हम देखेंगे कैसे हम करते हैं। पहला आता है हमारा 1 बिट, उसको बाइनरी डिजिट बोलते हैं। 8 बिट्स का 1 बाइट बनता है, फिर 1 बाइट का 1 बाइट बनता है, फिर 1000 बाइट्स का, या 1000 बोलो या इसको 1024 बोलो, 1 KB किलो बाइट, फिर 1 MB मेगाबाइट, गीगाबाइट। तो 1 GB हो गया गीगाबाइट, 1 TB हो गया टेराबाइट, 1 GB 1024 GB या 1000 भी बोल सकते हो। तो 1000 या 1024 GB का 1 टेराबाइट होता है, फिर 1024 टेराबाइट्स का 1 पेटाबाइट होता है, फिर 1024 पेटाबाइट्स का 1 एक्साबाइट होता है, फिर एक्साबाइट्स का होता है 1 जीटाबाइट, जीटाबाइट के बाद योटाबाइट, योटाबाइट के बाद ब्रोंटोफाइट, और इसके बाद जियोबाइट, और सबसे हाईएस्ट मेमोरी बाइट्स जो है वो होता है जियोबाइट। ये 1024 KB लिखो या 10 लिखो या 1000 लिखो, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। किसी जगह 1000 होगा तो वो भी ठीक है, हम 1000 भी ले सकते हैं। अब हम देखते हैं मेमोरी की कुछ टाइप्स। तो हमारी मेमोरी की कितनी टाइप्स है, हम ये थर्ड वाला कंपोनेंट पढ़ रहे हैं मेमोरी। पहली टाइप हमारी जो है वो है रोम, ठीक है। इसका फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। अब जो हमारी रीड ओनली मेमोरी है, इसकी कुछ चीज़ें देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात कि ये मेमोरी हमारी परमानेंट है। परमानेंट का मतलब जो चीज़ हमसे डिलीट ना हो, दैट विल बी परमानेंट। इस मेमोरी को एक बार अगर लिखा जाए तो इसको हम डिलीट नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, इस पे कुछ लिख नहीं सकते। तो लिखता कौन है? ये ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर्स जो होता है ना, उन्होंने ऑलरेडी इस पे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं। तो उन इंस्ट्रक्शंस को हम सिर्फ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और बिल्कुल भी अपनी मर्जी से कुछ भी राइट या चेंज नहीं कर सकते। तो ये इसकी लिमिटेशंस भी है, लेकिन इसको ओवरकम करने के लिए भी एक तरीका है जो हम डिस्कस करेंगे, वो तरीका भी। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये टाइप की जो मेमोरी है ना, इसको बोला जाता है नॉन वॉलेटाइल। अब सवाल उठता है कि ये नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या है। अगर हम काम कर रहे हैं अपने कंप्यूटर पे, तो उस कंप्यूटर में अगर सडन पावर ऑफ हो गया, पावर चला गया, कंप्यूटर बंद हो गया, तो उस टाइम जितना भी डेटा हमारे कंप्यूटर में लिखा था वो सब डिलीट हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। क्योंकि ये वाली जो मेमोरी है ना, तो डेटा लॉस नहीं होगा, क्योंकि ये परमानेंट मेमोरी है। उसका मतलब होता है नॉन वॉलेटाइल। तो इसका टाइप एक और आता है, दैट इज प्रॉम, दैट इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये इस लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए था कि इस पे हम लिख नहीं सकते थे। तो अब जो प्रोग्रामेबल है, ये एक बार मॉडिफाई हम कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे यूज़र एक बार नया बिल्कुल ब्लैंक प्रॉम लेता है, और उसके बाद उस ब्लैंक प्रॉम को लेके उस पर अपनी मर्जी के कंटेंट्स लिख सकता है। दैट मीन्स मॉडिफाई कर सकता है, बट सिर्फ एक ही बार। ये सिंपल रोम मेमोरी के जितने ये लिमिटेशन थे उसको ओवरकम करने के लिए ये टाइप बनाया गया था। तो इसके बाद अगला जो हमारा टाइप है, प्रॉम के बाद कुछ और टाइप्स भी बनाए गए। दैट इज ई प्रॉम। ई प्रॉम का मतलब होता है इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो सेकंड जो, अब उसमें भी प्रॉब्लम क्या थी प्रॉम में, कि सिर्फ एक ही बार बंदा कर सकता है, तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। लेकिन जो हमारी ई प्रॉम है, इसको हम इरेज कर सकते हैं, किससे? इलेक्ट्रिकल यूवी रेज से, ठीक है। अगर हम यूवी हो गया अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, यूवी रेज अगर इस पर हम डालेंगे आर्टिफिशियली, हम लैब्स में डालते हैं, तो उसकी वजह से हम इस पर चीज़ें डिलीट कर सकते हैं और लिख सकते हैं। तो ये कई बार लिख सकते हैं। उसके बाद इसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम थी, कुछ ज़्यादा बार भी नहीं लिख सकते थे। तो उसके बाद जो ई प्रॉम आ गया, दैट इज़ डबल ई, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें हमने डेटा को इरेज किया इलेक्ट्रिकली और फिर प्रोग्राम किया। तो इसमें जो डेटा इरेज हुआ, हमने आराम से इरेज कर पाए, लेकिन बार बार हम इरेज कर सकते थे और इस टाइप की डेटा को, मेमोरी को यूज़ कर सकते थे। अब कितनी बार हमने इस डेटा को इरेज करके नए से अपना प्रोग्राम कर सकते हैं, वो हम लगभग 10,000 टाइम्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे डिमेरिट्स थे पहली के, थोड़ी दूसरी के, तो उसको ओवरकम करने के लिए ये थर्ड वाला जो ई प्रॉम था, ये बनाया गया था। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। सेकेंड टाइप जो हमारी मेमोरी का है, ये सब प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है, रैम और रोम। अब ये रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, दोनों जो रैम और रैम है ना, ये दोनों इन मेमोरीज को हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी, ठीक है।
तो अब ये रैम जो है ये डेटा स्टोर करता है टेम्परेरी, तो उसका अपोजिट टोटल ये डेटा करता है बिल्कुल टेम्परेरी स्टोर, इसमें डेटा परमानेंट नहीं होता है। तो सेकंड, अगर जो इसमें डेटा सिर्फ तब तक स्टोर रहता है जब तक हमारा कंप्यूटर ऑपरेशन की कंडीशन में है, मतलब जब हम अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, तो तब तक के लिए कुछ टाइम के लिए डेटा सेव कहाँ रह जाता है, हमारे रैम में। अब ये वॉलेटाइल है। अब यहाँ वॉलेटाइल का मतलब टेम्परेरी स्टोरेज है, तो जैसे ही पावर चला जाएगा, सडन कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा, तो सारा डेटा हमारा लॉस्ट हो जाएगा। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर ऑफ होने से पहले हम अपने डेटा को बार बार सेव करते जाएं। कभी कभार होता है ना, कंप्यूटर या लैपटॉप टर्न ऑफ हो जाए तो जो काम हम कर रहे थे वो लॉस्ट हो जाता है। वो इसी वजह से होता है, रैम की वजह से, क्योंकि ये टेम्परेरी स्टोरेज होती है तब तक जब तक हम काम कर रहे हैं। उस टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हम साथ साथ अपने डेटा को सेव करते जाएं। बट ऐसा केस रोम में नहीं है, वहाँ परमानेंट है, अगर लाइट चली भी जाएगी। इसीलिए रोम को बोलते हैं नॉन वोलेटाइल, रैम को बोलते हैं वोलेटाइल टाइप ऑफ द मेमोरी। तो वोलेटाइल एक और मेमोरी भी है, दैट इज कैशे मेमोरी। अब चलते हैं हम अपने रैम की टाइप्स पे। तो रैम्स की दो टाइप्स हैं, एक को बोलते हैं एस रैम, दूसरे को डी रैम। एस रैम हमारा हो गया दैट इज स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड डी हो गया डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो जो स्टैटिक वाला है ये थोड़ा फास्ट है, और सेकंड ये पावर जो यूज़ करता है थोड़ा लेस करता है। लेकिन अब डी रैम की बात करेंगे तो ये डेटा ज़्यादा होल्ड करता है, मतलब इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एस रैम, और इसमें पावर ज़्यादा लगता है, मतलब उसमें कुछ डिमेरिट्स हैं, इसमें कुछ अपनी डिमेरिट्स हैं। अब हमारा फोर्थ वाला जो आ गया हमारा कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, चौथा कंपोनेंट है सेकेंडरी मेमोरी। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे ना रैम और रोम, तो कंफ्यूज नहीं होना, दे वर प्राइमरी मेमोरी। अब जो हम पढ़ेंगे दैट इज सेकेंडरी। सेकेंडरी में जो भी फाइल्स हमारी सेव रहती हैं वो सारी परमानेंट होती हैं। जब प्राइमरी का हमें कम पड़ जाती है स्पेस, तब हमें सेकेंडरी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। इसकी बहुत बेनिफिट्स हैं कुछ प्राइमरी पे, जैसे लार्ज स्पेस है, ये काफ़ी रिलायबल है, इकोनॉमी इसकी अच्छी है, कन्वीनियंट है। मतलब जैसे हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव्स, जो नॉर्मल तो हम पेन ड्राइव यूज़ करते हैं, फ्लॉपी डिस्क यूज़ करते हैं, हार्ड ड्राइव यूज़ करते हैं, हार्ड डिस्क, सीडी, ये सारे सेकेंडरी स्टोरेज है। तो अब इसमें एक टाइप आता है हार्ड डिस्क, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। हार्ड डिस्क जो हमारा है ना, ये एक ऐसा डिस्क होता है जिसके ऊपर एक मैग्नेटिक ऑक्साइड की लेयर चढ़ी होती है, कोट किया होता है मैग्नेटिक ऑक्साइड की डिस्क से। ये भी सेकेंडरी मेमोरी है। अब इसको मेजरमेंट कैसे करते हैं, इसमें मेजरमेंट जीबी के हिसाब से, जीबी मतलब गीगाबाइट, मतलब कितने गीगाबाइट्स का हम बोलेंगे, बोलिए जी कितने जीबी का हार्ड डिस्क होगा। साइज इसका देखेंगे 3.5 इंच का है। कैपेसिटी इसकी, फ्लॉपी डिस्क जो फ्लॉपी है वो भी हमारा सेकेंडरी मेमोरी है, लेकिन फ्लॉपी से कैपेसिटी ज़्यादा किसकी है, डिस्क की, हार्ड डिस्क की। ये देखिए फ्लॉपी की शेप, फ्लॉपी कैसी लगती है, ऐसी लगती है हमारी फ्लॉपी। तो हम फ्लॉपी भी यूज़ करते हैं डेटा स्टोर करने के लिए, हार्ड डिस्क भी करते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर हार्ड डिस्क है। क्यों? क्योंकि इसकी कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। अब हम थोड़ा सा अपने जो हमारा हार्ड डिस्क है इसका थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर ये है। इसका स्ट्रक्चर, इसके आसपास कुछ प्लेट्स हैं, गोल गोल सर्कुलर डिस्क्स हैं, इनको हम प्लेटर्स बोलते हैं। इन सर्कुलर डिस्क्स को प्लेटर्स बोलते हैं। तो बीच में जो खड़ा है ना सेंट्रल ड्राफ्ट, एक इसकी वो बैकबोन की तरह खड़ा हुआ है एक लाइन, जिसके आसपास से सर्कुलर प्लेटर्स हैं। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्पिंडल। मतलब जो सेंट्रल पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, स्पिंडल। अब प्लेटर्स किस चीज़ का बना होता है, हमारा जो ये प्लेटर्स है ना, ये गोल गोल प्लेटर्स, यहीं पे हमारे डेटा इसमें स्टोर रहता है। प्लेटर्स बना होते हैं किससे, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से। ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, अल्युमिनियम अलॉय या ग्लास होगा। लेकिन इन प्लेटर्स खुद तो बने हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से, लेकिन इसके ऊपर चढ़ी होती है एक बहुत ही थिन लेयर मैग्नेटिक मटेरियल की। वो लगभग 10 से 20 nm की होती है। अब बोलोगे 10 से 20 कितना होता है, सीधा कॉपी का पेपर ले लो, उसको आप रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हो। उसका थिकनेस लगभग 10 से 20 nm तक होता है। तो अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, प्लेटर्स खुद बने हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से, लेकिन इसके ऊपर लेयर चढ़ी है मैग्नेटिक मटेरियल की, जो बहुत ज़्यादा थिन लेयर है। अब ओल्डर डिस्क, जो पुराने ज़माने की डिस्क थी, वहाँ यूज़ होता था हमारा आयरन ऑक्साइड एज अ मैग्नेटिक मटेरियल। लेकिन आज की जो प्रेजेंट डिस्क है ना, वहाँ आयरन ऑक्साइड यूज़ नहीं होता, वहाँ क्या यूज़ होता है, कोबाल्ट बेस्ड अलॉय। तो काफ़ी चेंज आ गया है हमारे पुराने डिस्कस में एंड हमारे नए। ये है हमारे सेकेंडरी स्टोरेज।
बहुत सारे डिवाइसेस हैं, लेकिन ये आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो हमारा लास्ट जो कंपोनेंट है कंप्यूटर का, दैट इज़ आउटपुट डिवाइस। अब हमारा आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? तो आउटपुट हो गया जो हमें वापस डिस्प्ले करेंगे प्रोसेसड इन्फॉर्मेशन। जब इन्फॉर्मेशन प्रोसेस हो गई सीपीयू से, तो वापस भी तो हमें देखनी है ना कि हमारी इन्फॉर्मेशन आई क्या है। तो वो हमें किसकी वजह से मिलती है? आउटपुट डिवाइसेस से। तो अब आउटपुट डिवाइसेस की एग्जांपल प्रिंटर, मॉनिटर। मॉनिटर कंफ्यूज नहीं होना, मॉनिटर बोथ एक्ट करता है, इनपुट भी और आउटपुट भी, दोनों चीज़ें। ठीक है। सेकेंड हमारे पास स्पीकर आ गया, वॉइस डिवाइसेस आ गए, म्यूजिक डिवाइसेस आ गए, ये सारे एक्ट करते हैं एज एन आउटपुट। अनदर इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और है हमारे, और आउटपुट डिवाइस है जिसको हम बोलते हैं VDU। VDU का मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले डिवाइसेस। ये विजुअल डिस्प्ले डिवाइसेस क्या हैं? ये यूज़ होते हैं हमारा जो CRT मोनीटर्स होते हैं ना, स्टैंडर्ड CRT मोनीटर्स, उनको डिस्क्राइब किया जाता है ऐसे, उनको बोला जाता है VDU, दैट मीन्स द विजुअल डिस्प्ले डिवाइस। अब एग्जांपल, थोड़ा आप कंफ्यूज हो गए होंगे, ये VDU मतलब है क्या, ये कौन सा डिवाइस है? ऐसा ये कोई ऐसा खतरनाक डिवाइस नहीं है, ये जस्ट प्रोजेक्टर्स हैं। जो प्रोजेक्टर्स बड़े बड़े हम स्कूल्स में, सिनेमा हॉल्स में या अपनी प्रेजेंटेशन देने के लिए यूज़ करते हैं। प्रोजेक्टर छोटा सा डिवाइस होता है, वो लाइट उससे हम अटैच करते हैं अपने कंप्यूटर को लैपटॉप के साथ। जो भी हमारी प्रेजेंटेशन होगी PPT, वो हम कहीं भी डिस्प्ले कर सकते हैं, या हम दीवार पे भी डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे ये आप शेप देखिए, आप दीवार पे, कर्टन्स पे, वॉल पे, आपकी मर्जी कहीं पे भी वो डिस्प्ले कर सकते हैं, कहीं पे भी सेट कर सकते हो। तो वो डिवाइसेस हमारे प्रोजेक्टर्स कहलाते हैं। और प्रोजेक्टर्स एग्जाम्पल किसकी है? VDU की। और ये सारे कौन से हैं? आउटपुट डिवाइसेस। अनदर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें कन्फ्यूजन हो जाता है अक्सर स्टूडेंट्स को, दैट इज सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी क्या है, हार्ड कॉपी क्या है? ये नरम और सख्त कॉपी नहीं है बिल्कुल भी। एंड सॉफ्ट कॉपी हमारे पास वो कॉपी है जो मॉनिटर का आउटपुट होता है, एंड परमानेंट जो है, हार्ड कॉपी जो है वो परमानेंट आउटपुट है। जैसे आपको और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने के लिए फिगर दिख दीजिए। हार्ड कॉपी मतलब बुक्स, कॉपीज, प्रिंट आउट्स, पेपर्स जो हम हाथ में ले सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी जो कंप्यूटर में होता है, जो हम हाथ में नहीं ले सकते हैं, जो पेन ड्राइव में हम बोलते हैं ना, ये फाइल सेंड कर दो, PDF सेंड कर दो, व्हाट्सएप पे सेंड कर दो, वो सारी कॉपी सॉफ्ट होती हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको दिन ब दिन तमाम अपडेट्स और तमाम लेक्चर्स मिल पाएँ। एंड लाइक करें अपने इस चैनल को, सब्सक्राइब, शेयर करें एंड कमेंट भी करें। थैंक्स सो मच।